दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल यूपी फैक्टर। दोस्तों यूपी फैक्टर में बात करेंगे संभल की। संभल में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बीते रविवार संभल में घटा और जिस तरीके की रिपोर्ट पुलिस और प्रशासन दिखा रहा है या बता रहा है, सच्चाई दोस्तों उससे एकदम उलट है, उससे अलग है। क्या कुछ सच्चाई है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ग्राउंड पे क्या हुआ था, असल सच्चाई क्या हुई थी, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में इसके पीछे साजिश किसकी है इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले घटना क्या हुई थी ये मैं आपको बता देता हूं। 19 नवंबर का दिन था, 20 नवंबर को मतदान होना था उत्तर प्रदेश में। ठीक उससे पहले 8 लोग याचिका लेकर के संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचते हैं और उसी दिन याचिका एक्सेप्ट हो जाती है, उसी दिन सुनवाई हो जाती है, उसी दिन आदेश हो जाता है और उसी दिन पहले राउंड का सर्वे भी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है विष्णु शंकर जैन और उनके बेटे और इसके अलावा 6 और लोग इस याचिका में शामिल होते हैं। इसमें ज्यादातर वकील और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। सर्वे उस दिन हो जाता है। फिर उसके बाद संडे को, रविवार को जो घटना घटती वो सबने देखा। उसके वीडियो सामने आए, किस तरीके से मस्जिद के पास धार्मिक नारे लगाए गए और धार्मिक नारे लगाने के बाद वहां पर हिंसा भड़क उठी। तो क्या सवाल उठता है, ये हिंसा उसके बाद भड़क उठी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले और हिंसा के बाद जो कुछ भी हुआ उस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि इस पूरे मामले में 4 मुस्लिम युवाओं की गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक ये जो मौत हुई है पुलिस की गोली से नहीं हुई है, देसी कट्टा से या देसी असलहों से उनकी मौत हुई है कुल मिलाकर के। लेकिन मुस्लिम पक्ष का यह दावा है, उनके पीड़ितों का यह दावा है कि पुलिस ने गोली मार करके हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस और प्रशासन और सरकार इस पक्ष में नहीं है। और आपको पता है कि जब पुलिस और प्रशासन के दावे अलग होते हैं तो फिर उसमें जीत किसकी होती है, यह सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि कोर्ट और जो न्यायिक आयोग, जांच आयोग होते हैं, उसमें भी पुलिस की रिपोर्ट बहुत हद तक मायने रखती है। इसीलिए क्या रिपोर्ट है, क्या है, उसके अलावा आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं दोस्तों। जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली, उन्होंने एक बड़ा गंभीर खुलासा किया है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से संभल में उस पूरी घटना को साजिशन अंजाम दिया गया, किस तरीके से हिंसा हुई, किस वजह से हिंसा हुई, ये सब कुछ उन्होंने बताया। जफर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कहते हैं, एक बयान में कहते हैं कि ये जो हिंसा है ये सीधे तौर पर जब लोगों में गलतफहमी फैली कि मस्जिद जो है, मस्जिद के अंदर खुदाई चल रही है। दरअसल एसडीएम साहब जो है उन्होंने आदेश दिया था हौज को खाली करने का, हौज का पानी निकाला जा रहा था और इसी के बाद ये अफवाह फैली, ये गलतफहमी फैली और उसके बाद इस तरीके की घटना हुई। उससे पहले डीएम, एसपी जो और प्रशासन के जो लोग थे, उन्होंने मस्जिद सदर जो जफर अली हैं उनको बुलाया था और उनसे बाकायदा माइक पे उन्होंने अनाउंस किया था कि आप लोग चले जाइए। उनके मुताबिक 75% लोग चले भी गए थे, लेकिन जो 25% लोग बचे थे उनमें ये गलतफहमी थी और उसके बाद इस तरीके की हिंसा हो गई। एक बात और उन्होंने बहुत गंभीरता से कही, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उससे पहले उन्होंने डीएम, एसपी और डीआईजी को यह बात करते हुए सुना था कि वो बहुत ही जल्दी लोगों पर सीधा गोली चलाने का परमिशन मांग रहे हैं अपने उच्च अधिकारियों से। तो एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। सबसे पहले जफर अली का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको आगे ले चलेंगे कि समाजवादी पार्टी ने अब इस पूरे मामले को कैसे बहुत गंभीरता से ले लिया है और सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की चुनौती दे रही है। मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह
इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना। नहीं, हमारी क्या कमी रही, हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है और ये क्यों हो रही है। पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक ने ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। जफर साहब, दोनों कमेटियां मौजूद थी, सर्वे चल रहा था, फिर हिंसा बढ़ी, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा वहां परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर यह कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहां पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है, इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू हो गए। अच्छा सदर साहब, ये बताइए, जो परवाना जारी हुआ है कोर्ट का, उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आदेश है, तो ये मेजरमेंट क्यों किया गया? कि आपने उस वक्त कोई विरोध किया या उनसे ये बात कही कि मेजरमेंट क्यों हो रहा? ये डीएम साहब से, एसपी साहब से कोतवाली में हमने कहा कि ये मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसमें सर्वे में मेजरमेंट भी शामिल है। नहीं, उसमें कोई आदेश थे ऐसे, आपने देखे आदेश? वो सर्वे का आदेश है, उनका मतलब ये है कि सर्वे में ये सारी चीजें आ जाती हैं। डीएम साहब ने खुद हमसे ये कहा, एसपी साहब ने हमसे खुद ये कहा कोतवाली में। इसमें तो स्पेसिफिक कोई ऐसा आदेश नहीं, सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आदेश है अदालत। मैंने बता तो दिया, एक सवाल को रिपीट न करें प्लीज। मैंने बता दिया कि उन्होंने वो वजीद होगा इस बात के कि नहीं मेजरमेंट होगा, जबकि हमने इसका विरोध किया। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से मस्जिद के जो सदर हैं कई गंभीर आरोप उन्होंने जड़ दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब समाजवादी पार्टी ने इस पर जबरदस्त हमला बोला है। सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उन्होंने हमला बोला। क्या हमला बोला है ये मैं आपको बता दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया और सच बताते हुए कहा था कि एसडीएम ने मस्जिद की हौज का पानी खाली करवाया। इससे लोगों में अफवाह फैली कि मस्जिद में खुदाई हो रही और फिर हिंसा हुई। सीएम योगी बताएं कि उनके प्रशासन ने यह जानबूझकर साजिशन किया या लापरवाही से किया। अगर साजिशन किया तो इस हिंसा का जिम्मा कौन लेगा? सीएम योगी बताएं, और अगर लापरवाही से यह किया गया तो भी जिम्मेदारी प्रशासन की ही बनती है। जो व्यक्ति इस घटना की सच्चाई बता रहा है, तुरंत उसकी गिरफ्तारी सीएम योगी भाजपा सरकार के हिंसात्मक मंशा को प्रकट कर रही है और यह बेहद शर्मनाक और खतरनाक है। इसके नीचे अपने ही उसमें समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर सदर जफर अली का जो बयान है वो जारी किया और उनको जब हिरासत में ले जाया जा रही है पुलिस, तो वो वीडियो भी जारी किया है। कुल मिलाकर के साथियों, इस पूरे मामले पर अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। चंद्रशेखर आजाद जा रहे थे संभल, वहां पर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया या यूं कहें जाने से रोक दिया। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर रखा है कि संभल उनका प्रतिनिधिमंडल जाएगा, 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। इसके अलावा साथियों, एक जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो संभल में पीड़ितों से मुलाकात करने जाएंगे। कुल मिलाकर के अलग अलग सच्चाई सामने आ रही। इस पूरे मामले में अभी तक 25 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें 2 महिलाएं हैं। 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2 अलग अलग थानों में ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अगर पुलिस के माने तो वहां से पुलिस को 315 बोर की 12 बोर की जो कारतूस है वो बरामद हुई, उसके खोखे बरामद हुए हैं। इसके अलावा चाकू, 2 धारी चाकू उनको बरामद हुई है। और इसमें इस पूरे मसले में समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा सांसद हैं संभल से जियाउर रहमान बर्क, उनको पहला आरोपी बनाया गया और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के संभल सदर विधानसभा सीट से जो विधायक हैं उनके बेटे को दूसरे नंबर का आरोपी बनाया गया है एफआईआर में। कुल मिलाकर के इस मामले की सच्चाई क्या है? पुलिस के हिसाब से कुछ और है, पीड़ितों के हिसाब से कुछ और है। सवाल यही उठ रहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच कैसे होगी और कब होगी, ताकि यह पता चल सके कि यह हत्या पुलिस ने की है या हत्यारा कोई और था।
दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल यूपी फैक्टर के साथ। नमस्कार।